नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की पहली रेलवे लाइन बैरागी से सरांग तक के मार्ग का उद्घाटन किया है और मिजोरम को अब भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 8,070 करोड़ रुपए है और ये मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इस मौके पर पीएम मोदी ने राज्य की राजधानी आइजोल को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा सेरांग गुवाहाटी और सेरांग कोलकाता एक्सप्रेस ट्रेनें भी शुरू की गई हैं। आपको बता दें, ये रेल मार्ग भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है, जिसमें कुल 45 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल बनाए गए हैं। खास बात यह है कि सेरांग के पास बना पुल नंबर 114 मीटर ऊंचा है, जो देश का सबसे ऊंचा रेलवे पुल माना जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि यह केवल एक रेल लाइन नहीं बल्कि बदलाव की जीवन रेखा है। इससे मिजोरम के किसान, व्यापारी, छात्र और युवा देश के बाकी हिस्सों से बेहतर तरीके से जुड़ पाएंगे और ये रेल सेवा रोजगार, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी जानकारी दी कि जल्द ही मिजोरम में हेलीकॉप्टर सेवाएं, एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और खेलो इंडिया के तहत इंडोर स्पोर्ट्स हॉल जैसे कई विकास कार्य पूरे होंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि 11 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय पहले ही खोले जा चुके हैं और 6 और स्कूल जल्द खोले जाएंगे। उन्होंने पूर्वोत्तर को देश का विकास इंजन बताते हुए कहा कि आने वाले समय में ये इलाका और भी आगे बढ़ेगा। दिस इज अ हिस्टोरिक डे फॉर द नेशन, पर्टिकुलरली फॉर द पीपल ऑफ मिजोरम। फ्रॉम टुडे, आइजोल will be on India's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizol railway line. And today, we proudly dedicate it to the people of the nation. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर हैं, जहां 2023 में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हुई जातीय हिंसा के बाद हालात लंबे समय तक तनावपूर्ण बने रहे। प्रधानमंत्री का यह दौरा हिंसा भड़कने के करीबन 2 साल बाद हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष, खासतौर पर कांग्रेस ने सरकार की जमकर आलोचना की है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के दौरे को बहुत देर से लिया गया फैसला बताया। उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि उन्होंने 2 साल बाद फैसला किया है कि ये दौरा उनके लिए सार्थक है। हालांकि उन्हें बहुत पहले ही दौरा करना चाहिए था और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें वहाँ जो कुछ भी हो रहा था उसे इतने लंबे समय तक होने दिया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मणिपुर में आपका 3 घंटे का पड़ाव कोई करुणा नहीं है, ये एक तमाशा, दिखावा और घायल लोगों का घोर अपमान है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का रोड शो सिर्फ राहत शिविरों में लोगों के चीखे ना सुनने का बहाना है। कहा कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने मणिपुर के लोगों का भरोसा तोड़ा है। उन्होंने पूछा, आपका राजधर्म कहाँ है? खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाकर केंद्र सरकार ने अपनी जवाबदेही से बचने की कोशिश की है। फिलहाल प्रधानमंत्री इस दौरे को लेकर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाला एशिया कप क्रिकेट मैच अब सिर्फ एक खेल नहीं रहा बल्कि एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। मैच को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। महाराष्ट्र के शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस मैच का खुलकर विरोध किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी गतिविधियों में शामिल देश है और ऐसे राष्ट्र के साथ क्रिकेट खेलना हमारे देश की राष्ट्रीय भावना का सीधा अपमान है। उद्धव ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र में अपने कार्यकर्ताओं को सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि जब हमारे सैनिक सीमा पर अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करते हैं तो ऐसे माहौल में पाकिस्तान से दोस्ती या मैच खेलना किसी भी तरीके से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे ने भी पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा सख्त रुख अपनाया था।
भले ही एक समय पर उन्होंने जावेद मियांदाद से मुलाकात की थी, लेकिन हालात अब बिल्कुल अलग हैं। इसी मुद्दे पर शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कड़ा विरोध जताया है। अमेरिका से जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि इस मैच को हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्हें बीसीसीआई अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटरों द्वारा भारत और ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणियों का जिक्र किया था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस मैच को शहीदों और उनके परिवारों का अपमान बताया है, जबकि एनसीपी ने सरकार पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने पलटवार करते हुए कहा कि खेल को राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय दौरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत को खेलने से नहीं रोका जा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहब ठाकरे ने कभी मियांदाद की मेहमान नवाजी भी की थी। फिलहाल ये साफ है कि 14 सितंबर को होने वाले ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि राष्ट्रीय और राजनीतिक बहस का केंद्र बन चुका है और देश भर की निगाहें इस पर टिकी हैं। नमस्कार। 14 सितंबर को दुबई में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, जो एशिया क्रिकेट कप के अंतर्गत आता है। मैंने पार्लियामेंट में इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, क्योंकि जब हम ऑपरेशन सिंदूर के तहत पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का हिस्सा बनकर गए थे, हमें ये कहा गया था कि नो ट्रेड विद टेरर है, नो टॉक विद टेरर है, पानी भी नहीं बहेगा जब तक ये लोग खून हमारे देशवासियों का बहाते रहेंगे। पहलगाम में 26 लोगों की जानें गई थी, 26 यंग लाइव्स ली गई थी, जिसमें 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का आह्वान किया था और हमने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। साथ ही साथ वो डेलीगेशन में हमने यही कहा था कि हम पाकिस्तान को किसी भी फॉर्मेट में किसी भी तरीके से ना इंगेज करेंगे, ना उनके साथ वार्तालाप करेंगे, जब तक वो अपने आतंकवादी गतिविधियों को बंद ना करें। और अब ये क्रिकेट मैच होने जा रहा है। मेरी लाख विनंती के बाद, और ये विनंती सिर्फ मेरी ही आवाज़ नहीं है, आज देश के 140 करोड़ लोगों के बिहाफ पे मैंने पार्लियामेंट में जब गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की थी कि आप आईसीसी चेयरमैन को कहिए कि मैच नहीं हो सकता है। एशिया क्रिकेट काउंसिल जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने लगातार आसिम मुनीर की बातों का समर्थन करते हुए हमारे देश के खिलाफ बोला है। नागपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एटीएस ने संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिलने के बाद कार्रवाई, और सूत्रों के मुताबिक एटीएस को गुप्त सूचना मिली है कि नागपुर के कामटी इलाके में कुछ संदिग्ध लोग सक्रिय हैं। इसी इनपुट के आधार पर छापा मारा गया है और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शुरुआती पूछताछ में दोनों संदिग्धों के पास से अहम दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए हैं। वहीं शुरुआती जांच में इनका पाकिस्तान से संभावित संपर्क भी सामने आया है। हालांकि फिलहाल एटीएस ने जांच को शुरुआती स्टेज में बताया है और दोनों से लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच आईबी और रॉ जैसी केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी इस जांच में शामिल हो गई हैं। जानकारों का कहना है कि जांच का फोकस इस बात पर है कि क्या ये लोग किसी स्लीपर सेल का हिस्सा हैं या फिर किसी आतंकी संगठन से सीधे जुड़े हुए हैं। नागपुर जैसे शहर को निशाना बनाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ महाराष्ट्र का भौगोलिक केंद्र नहीं बल्कि कई राष्ट्रीय संगठनों का हब भी है। ऐसे में किसी आतंकी नेटवर्क का सक्रियता यहाँ गंभीर चिंता का विषय बन सकती है। अब एटीएस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और डिजिटल सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। और क्या कुछ खास है, क्या एटीएस की और कार्रवाई आगे होगी और ये लोग कब से भारत में हैं, क्या ये स्लीपर सेल का हिस्सा हैं और क्यों ये भारत में आए हैं, इस तमाम बातों के लिए जो हमारी पुलिस है वो जांच में लगी हुई है। इस मुद्दे पर ज़्यादा बात करने के लिए मुरारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुरारी, ये क्या कुछ खबर है, एटीएस ने जो संदिग्धों को पकड़ा है, पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से मुंबई सहित दिल्ली में बम से कोर्ट के अंदर, मॉल के अंदर इस तरीके की धमकी मिल रही थी, उसे लेकर के ही केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के अलावा अन्य एजेंसियां बड़े पैमाने पर जो है इस मामले की गहन जांच कर रहे थे, जिसमें मुंबई से सटे कर सकते हैं नागपुर शहर में एटीएस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। 2 संदिग्ध उनके गिरफ्त में आए हैं, जिनके तार सीधा पाकिस्तान से जुड़ते हुए बताए
जा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो इसमें कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कितने लोग इनके गिरोह में शामिल है। इस समय मुंबई सहित महाराष्ट्र नहीं देश भर में किस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां हैं, इसका एक बड़ा खुलासा कर सकते हैं कि एनआईए की तरफ से हो सकता है। लगातार पूछताछ जारी है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कुछ सामान, क्या कुछ दस्तावेज ऐसे हैं जो इन संदिग्धों के पास से बरामद हुए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुरारी जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ने इन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है जिससे पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। नासिक में आज बीजेपी महिला मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर एआई के जरिए बनाई गई फोटो और उस पर कांग्रेस नेताओं की आपत्तिजनक टिप्पणी का है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा जताया है। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों महिलाओं ने देश नहीं सहेगा मां का अपमान जैसे नारे लगाए और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोला। इतना ही नहीं, प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी की तस्वीर पर जूतों की माला पहनाई गई और उनका पुतला भी जलाया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की मांग है कि कांग्रेस इस टिप्पणी पर माफी मांगे और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं का कहना था कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं पूरे देश के होते हैं और उनकी मां का अपमान करना देश की संस्कृति का अपमान है। इस पूरे मामले में बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस की ओर से इस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। और ये जो वीडियो थी ये जनरेट की गई है कांग्रेस के आईटी सेल से, जिसमें पीएम मोदी की मां को दिखाया है, पीएम मोदी को दिखाया है और बीजेपी लगातार उनकी मां को बीच में लाने के लिए कांग्रेस पर हमलावर है और ये कह रही है जो मां अब इस दुनिया में नहीं है उसको ऐसी वीडियो बनाना और उनको दिखाना कितना सही है। और वो बीजेपी मांग भी कर रही है कि राहुल गांधी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। ये बहुत ही दुखद बात है कि किसी दिवंगत को इस तरीके से वीडियो के ज़रिए आपको दिखाया जाए और पीएम मोदी एक राज्य के नहीं पूरे एक देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी करना कितना सही है। बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि उनसे माफ़ी मांगी जाए। और इसी खबर में ऐसा बात करने हमारे संवाददाता इनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कितना सही है किसी दिवंगत माँ की ऐसे वीडियो बनाना और शेयर करना। बीजेपी क्या मांग कर रही है? जी, बीजेपी का कहना है कि जो नासिक मोर्चे की महिलाएं थी उन्होंने आज राहुल गांधी का पुतला भी जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां जो कि राजनीति में नहीं है उन पे टिप्पणी करना ये कांग्रेस की घिनौनी हरकत या ओछी हरकत दर्शाती है। और कभी भी बीजेपी वालों ने कांग्रेस का विरोध किया, राजनीतिक विरोध किया, लेकिन कमला नेहरू का कभी भी नाम नहीं लिया। ऐसा मतलब कि परिवारिक जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उनको क्यों राजनीति में घसीटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस की ओछी गतिविधियां इससे साफ जाहिर होती हैं। जी, अब बीजेपी क्या मांग कर रही है संदीप? बीजेपी मांग कर रही है कि जिन्होंने एआई का ये करतूत किया है, मतलब कि साहब की मां सपनों में आई, इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। साइबर और सोशल सेल को इसकी जांच करनी चाहिए। और कभी भी किसी की माँ, जैसे कि हिंदू धर्म में तो माँ या सभी धर्मों में माँ का एक विशेष महत्व होता है, नासिक के भाजपा वालों का कहना है। तो माँ पे टिप्पणी करना ये एक घिनौनी हरकत है, एक छोटी सोच दर्शाता है। संदीप, कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? आला जो उनके नेता हैं उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आया है या छुटपुट नेताओं की तरफ से कोई बयान आया है क्या? कांग्रेस से जब हमने इस पे बात करने की कोशिश की तो कांग्रेस के सभी नेता बचते हुए नजर आए और उनका कहना है कि हमने महाराष्ट्र से ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, ये ऊपर से हुआ है, जो भी है इसकी जांच की जाएगी या उच्च नेता हमारी इस पे बात करेंगे। संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बीजेपी लगातार मांग कर रही है कि कांग्रेस इस वीडियो को लेके माफ़ी मांगे। अंबरनाथ के पाले गांव से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बिल्डर की खरीदी गई जमीन पर कुछ दबंगों ने कंटेनर रखकर अवैध कब्जा कर लिया है। बिल्डर सचिन रतनशी शाह का आरोप है कि ये लोग उन्हें धमकाकर
ब्लैकमेल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस मामले में बिल्डर ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जमीन से जुड़े दस्तावेज दिखाए और बताया कि यह तीसरी बार है जब उनकी जमीन पर इस तरह से कब्जा करने की कोशिश की गई है। उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को पालेगांव निवासी मनोहर देसाई और उनके परिवार के लोगों ने उनकी कमर्शियल मंजूर जमीन पर एक बड़ा कंटेनर रख दिया, जिससे उनकी प्रॉपर्टी डील और प्लानिंग दोनों प्रभावित हो रही हैं। अब बिल्डर ने शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में इस मामले की शिकायत दर्ज की है और उनका कहना है कि अब कोई ठोस कार्रवाई होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे और प्रशासन ने अपील की है कि इन तरह के ब्लैकमेलिंग और अवैध कब्ज़ों पर सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस तरह के मामलों में ढील दी गई तो और भी जगह पर ऐसे कब्ज़े हो सकते हैं। ये कब्ज़े वाकई एक सोचने का विचार है कि अगर एक इस ज़मीन पर कब्ज़ा हो रहा है दबंगों के ज़रिए तो क्या और किसी के भी ज़मीन सेफ है। आगे हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं तमाम जानकारी के लिए। सुनील, क्या कब्जा किसने किया है? ये कब्जा अगर इस एक ज़मीन पे हो सकता है तो और भी ये दबंग कहीं और भी कब्जा कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, मराठ औद्योगिक क्षेत्र की तरह अब रहवासी इलाकों में भी कुछ गांव वाले ने डेवलपर्स के साथ बिल्डरों को अपने आर्थिक स्वार्थ के चलते लगे हैं। कुछ ऐसा का मामला हाल में ही प्रकाश में आया है। अमरनाथ के पूर्व पालेगांव में बिल्डर द्वारा खरीदी गई जमीन पर एक ही परिवार के कुछ दबंगों ने बड़े कंटेनर रखकर अवैध कब्जा किया, जहां पर उनको गाली गलौज दिया गया, उनको धमकाया गया, अगर आप पुलिस में जाओगे तो हम आपके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ब्लैकमेलिंग करना, धमकाना, उनके घर तक जाना, ये सब सारी चीजें बिल्डर को धमकाया जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब पुलिस में क्या इनकी सुनवाई नहीं हुई, क्यों इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, थोड़ा ये भी बताइए। जिस तरह देखा जाए कि पुलिस में जब शिकायत बिल्डर के द्वारा जमीन के मालिक के द्वारा जब वहाँ पे पुलिस से मदद मांगने गए तो पुलिस के साथ में जो दबंग के साथ भी वहाँ पे उनका झड़प हुआ। झड़प होने के बाद तो उनको पुलिस ने जो जमीन के मालिक है उन्होंने खुद उनके ऊपर मामला भी दर्ज करवाया, लेकिन परंतु कहीं ना कहीं ये लोग ब्लैकमेलिंग करके इनको धमकाना, ऑफिस के नीचे आके धमकाना, मारना, पीटना, ये तो सारी चीजें गुरुवार को इंस्पेक्टर सतीश रश्मि शाह ने अपने कार्यालय में पत्रकार परिषद आयोजन किया था। पत्रकारों जमीन दस्तावेज दिखाते हुए जिन्होंने कहा कि हमसे इनसे डर है, कभी भी इनको हमें मार सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो पुलिस कार्रवाई कर रही है, उन्होंने शिकायत दर्ज कर ली है और जल्दी ही जो कल्प्रिट है उनको पकड़ा जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।